गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एस फेज। हमने जीवन फेज लास्ट सेशन में किया था और हम देखेंगे अब एस फेज। और जीवन फेज ही है कि वो कंप्लीट अगर अच्छे से चलता है, अगर सब कुछ राइट अमाउंट में बनता है तो ही वो नेक्स्ट वाले फेजेस में आया है। यानी इस फेज में जो एस फेज हम आज पढ़ने वाले हैं, इस फेज में तो सबसे पहले हम एस फेज करने से बाद हम थोड़ा बात कर लें कि जीवन में, तो जीवन का जो भी मटेरियल तैयार होने वाला है ना, वह सारा का सारा एस में यूज होने वाला है। जो भी कुछ प्रिपेयर कर रहा है जीवन, अगर जीवन अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा तो एस फेज कंप्लीट नहीं होना है, नहीं चलना है, वो फेल हो जाना है। वो क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ वही तैयार करके लाया। जीवन कुछ सब कुछ तैयार करता है और सब दे देता है एस फेज को। एस फेज खुद कुछ नहीं बनाता, सारा रॉ मटेरियल मिलता है बना बनाया, बस उसको क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डाल के उसको प्रिपेयर करता है, बस उसको रेडी करता है, यानी चीज़ों को बस सेट करता है। लेकिन जो कच्चा माल तैयार होके मिला, बना बनाया, वो सब के सब जीवन ने तैयार किया, ठीक है, वहाँ से ऑर्गेनल के हेल्प से, जो वहाँ पे ऑर्गेनल हो रहे थे। तो आप देखेंगे एस फेज, और एस फेज के बारे में क्या क्या नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम, हम एक एक करके देखते हैं। एस फेज, ओके, एस फेज को सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या नाम हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेम, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे इसका नाम उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको कहता हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 नाम तो अपने आप पता चल जाते हैं। ये हमारा हो गया एम फेज, तो इसे हम बात कर ही नहीं रहे, एम फेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जीवन की भी कंप्लीट हो गया, हम जीवन की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एस की। तो एस फेज को हम देखेंगे, ये तो इधर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ये है, तो पोस्ट ये जीवन है, ये G2 है, तो जीवन फेज का पोस्ट है, इसके क्या कह सकते हैं, पोस्ट जीवन फेज। इसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा, तो ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट जीवन फेज। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, पोस्ट G0, ठीक है, पोस्ट जीवन फेज, पोस्ट गैप 1 फेज, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। ओके, अब देखेंगे इसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा। तो इसके हिसाब से इसका जो नाम है वो है प्री G2 फेज। क्या होगा? प्री G2 फेज, प्री G2 फेज। ओके, क्या बोलेंगे? प्री G2 फेज। प्री G2 फेज के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिंथेसिस फेज क्या होते हैं। इसका खुद का नाम क्या है? एस का स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। क्या? सिंथेसिस फेज, ठीक है। और 4 देखेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, जहां पे डीएनए को रेप्लिकेट किया जा रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, डीएनए रेप्लिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो अब एक एक करके हम इसके पॉइंट्स देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ें हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चेक पॉइंट्स हैं कि नहीं। यहाँ चेक पॉइंट एब्सेंट है। पहला तो यहाँ पे चेक पॉइंट कोई नहीं है, नो चेक पॉइंट इन जीवन, ठीक है, नो या एब्सेंट चेक पॉइंट, एब्सेंट चेक पॉइंट इन एस फेज। एस फेज में कोई चेक पॉइंट नहीं है। क्लियर? एस फेज के पास अपना कोई चेक पॉइंट नहीं है, यानी ये कुछ रेडी नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वाले में जाए। ये जो वो कर रहा है कि जो इसको रेडी करके मिला है उनका यूज कर रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, यहां पे क्या हो रहा है, मेन जो चीज है, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से क्या हो रहा है कि यहां देखेंगे। अब है क्या, ये साहब कौन है? क्रोमैटिड है, इसके पास सिंगल आर्म्स हैं दोनों के पास। एक सिस्टर क्रोमैटिड में कितने 2 आर्म्स होते हैं, सिंगल, ये बात करेंगे। एक क्रोमैटिड है, क्या ये क्रोमैटिड है या क्रोमोसोम आप कह सकते हो इसको। ये क्रोमैटिड है ना, लेकिन इसके पास आर्म्स कितने हैं, यहाँ पे ये सिंगल्स हैं। लेकिन अगर यही एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए, सेंट्रोमियर कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ से सेंट्रोमियर कितना है,
सेंट्रोमियर सिर्फ 1 है, कितने हैं 1, और यहाँ पे आर्म्स देख रहे हो आप, डबल नहीं है, एक ही है। लेकिन यहाँ पे एक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस चले, डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके अमाउंट जो है अभी भी सेंट्रोमियर कितने हैं, 1 है, लेकिन जो ये आप दिख रहा है ना आपको, ये डबल कॉपी होकर के ऐसे कॉपी हो जाए। मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि हमें दिखे ये एग्जैक्टली ये कॉपी हुए हैं, सेम क्या हुए हैं, कॉपी। तो आपको बस है ये एक ही है, लेकिन हम इसको इसलिए बना रहे हैं अलग कलर से ताकि आपको पता चले कि डीएनए रेप्लिकेशन में हुआ क्या, जिसको डीएनए के स्ट्रैंड है ना एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो गए, कॉपी हो गए, उसको कहते हैं डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए बन गए, डीएनए से डीएनए बन गया। और 10 स्टेप में बने, एक स्टेप में नहीं। हम क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे, एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एक चैप्टर है, टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होते हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे, कि कैसे टोपोआइसोमरेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियोटाइड, कैसे कटिंग पटिंग करके इसको पूरा का पूरा सेटिंग करते हैं। तो आपको याद रखना कि ये हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हुआ क्या, अभी भी सेंट्रोमियर कितने हैं बेटा, सेंट्रोमियर के नंबर कितने हैं, अभी भी 1 है, ठीक है। अगर ये 2n का सेल है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी क्या है, ये सेम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है। अगर ये 1 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम मानते हैं इसको, तो ये भी अभी 1 क्रोमोसोम ही है, सेम है, ये भी सेम है क्रोमोसोम, ये भी 1 क्रोमोसोम ही है, अलग नहीं हुआ है, ओके। लेकिन एक चीज यहां स्टार लगा के मैं बता रहा हूं आपको, हुआ क्या, ये 2C का है नंबर, ये 2C अमाउंट में है, 2C अमाउंट है इसका, ठीक है। अगर देखो 2C अमाउंट में है, तो ये यहाँ पे 2C ना रह करके, क्योंकि ये 2C का है, तो ये देखो 2 ऐसे स्टैंड बने हुए हैं, इसके 2 आर्म्स है, 2 आर्म्स हैं, तो ये 4C डबल हो गया है। इसका अमाउंट क्या हुआ, गेट्स डबल, तो ये 4C का अमाउंट का हो गया। तो आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये 2n है तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये एक क्रोमोसोम है तो ये भी एक क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर 1 है तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि अगर अमाउंट इसका बढ़ गया, डीएनए रेप्लिकेशन से सब कुछ सेम रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, सेंट्रोमियर सेम रहा, उसके क्रोमोसोम का नंबर और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहे, अमाउंट क्या हो गया, गेट्स डबल, और सेंट्रोमियर भी सेम रहा। तो याद करना कि ध्यान रखना कि अमाउंट ही सिर्फ डबल होता है, और वो किस प्रोसेस से हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल, प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया आपको कि किस प्रोसेस हो रहा, थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन नंबर, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन नंबर, ओके। फोर्थ, आप इसमें लिख सकते हैं फोर्थ, सेंट्रियोल डुप्लीकेटेड इन द न्यूक्लियर। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे सेल हम बात करें, एक सेल है, ये सेल है, अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक सेंट्रियोल अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल है, सपोज करो ये सेंट्रियोल है। अब ये गेट्स डुप्लीकेटेड, ये सेंट्रियोल 2 डुप्लीकेट हो गया, पहले एक ही था और यहाँ पे अब डुप्लीकेट हो गया, सेंट्रियोल 1 से 2 सेंट्रियोल बन गए, ये डुप्लीकेट कर गए, डुप्लीकेट मतलब बस स्प्लिट कर गए, क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, स्प्लिट, एक था टूट के 2 हो गए, ठीक, क्लियर। तो सेंट्रियोल गेट्स डुप्लीकेटेड या स्प्लिट, डुप्लीकेटेड या स्प्लिट, इट स्प्लिट या डुप्लीकेट इन एस फेज। एस फेज में क्या हुआ, इसमें सेंट्रियोल ने क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया, एक सेंट्रियोल 2 में कन्वर्ट हो गया। अब सेंट्रियोल क्या होते हैं आपको पता है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एनिमल में होती है, प्लांट में होती ही नहीं, प्लांट में इनके कोई काम ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो आपको याद रखना है सिर्फ एनिमल सेल्स में ऐसा बात करते हैं, इन एनिमल सेल, ओके। अब इसके बाद 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट के यहाँ 5 नंबर का पॉइंट देखेंगे, 5 कि क्या होता है, काइनेटोकोर नाम की एक प्रोटीन होती है,
जो कि प्रोटीन की डिस्क होती है, जो कि सेंट्रोमियर पे अटैच होती है। अब बड़े अच्छे से आप ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ऐसे बन गया, ये डिवाइड हुआ, तो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के इस साइड में एक प्रोटीन की डिस्क और ऐसे प्रोटीन की डिस्क अटैच हो जाती है, समझ में आ रहा है। ये जो है वो काइनेटोकोर है, क्या है, काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की डिस्क है, ये इसी स्टेज में फॉर्म होती है, याद रखना, एस फेज ही काइनेटोकोर को। तो याद रखना काइनेटोकोर सिंथेसिस अटैच इन कहाँ पे, सेंट्रोमियर। दोनों काम, पहला काम सिंथेसिस ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ काइनेटोप्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन इन एस फेज, और 6 नंबर अटैच काइनेटोकोर ऑन सेंट्रोमियर। फॉर्म भी हुआ और जाके अटैच भी हो गया। सपोज करो यहाँ पे प्रोटीन ये फॉर्म हुए और जाके अटैच हो गए, क्लियर। यानी काइनेटोकोर बने भी और जाके अटैच कहाँ हो गए, सेंट्रोमियर पे, उसके पेरिफेरल जोन पे किनारे किनारे, ठीक है, जाके अटैच भी हो गए। तो सेंट्रोमियर पे क्या अटैच है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर पे क्या अटैच है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन है, कहाँ बना, एस फेज में बना, समझ में आया, ओके। एस फेज में और क्या हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, ओके। और क्या, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और हिस्टोन प्रोटीन के अमीनो एसिड कहाँ से आए, G1 फेज से आए, मैंने लिखा था। तो आप यहाँ पे 7 नंबर लिखोगे, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन एस फेज, ओके, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन एस फेज, क्लियरली। तो हमने क्या क्या देखा। अब एक और चीज हम बात कर लेंगे पहले, कि ये जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन देखा वो कहाँ देखा आपने, कहाँ चल रहा है, इन न्यूक्लियस। कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर। कोई पूछे डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम बात करने वाले, ध्यान सुनना, जो भी इसका मटेरियल तैयार हुआ, चेक पॉइंट ने दिया और आकर के यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले आके हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है। फिर उसमें हिस्टोन प्रोटीन बनने के बाद से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह हिस्टोन प्रोटीन की मदद से और बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से वो क्या कर रहे हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का लाइगेज है, टोपोआइसोमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये सब की मदद से क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन करके नंबर, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, अमाउंट डबल हो जाता है। 2n नंबर है तो 2n नंबर होगा, सेंट्रोमियर, ठीक है। काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो रहा है, काइनेटोकोर प्रोटीन का, और वो अटैच भी हो रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स इस एस फेज के अंदर हो रहा है। तो एस फेज में जो भी जीवन से बना, एस फेज में उसको प्रिपेयर कर लिया, उसने पूरा यूज कर लिया जो भी बना। अब सेल के पास कुछ नहीं है, अब बस डीएनए है, लेकिन उसके पास अभी पूरा एम फेज का फंक्शन बाकी है। हमारा एम फेज का फंक्शन हमने यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ये बना लेते हैं, ये हो गया G2 और ये एम फेज, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। एम फेज, तो एम फेज बाकी है G1, S और G2, ठीक, G1, S और G2, क्लियर। तो अब हम जो G1 में बना था मटेरियल, रॉ मटेरियल सब यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब G2 में जो बनेगा ना वो M इस्तेमाल करेगा, तो वो हर चीज बनाएगा जो M को चाहिए, क्योंकि उसके बाद सेल ऑर्गेनेल रहेगा नहीं। G2 के बाद सेल ऑर्गेनेल का कोई वजूद नहीं है, सब डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एम फेज जैसे आएगा, प्रो फेज में धीरे धीरे सब गलना स्टार्ट, उसके सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होने लग जाएंगे, सब कुछ रैप्चर होने लग जाएंगे। सिर्फ उसमें आपको दिखाई देगा क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क, वो डिवाइड, वो फॉर्म होते दिखाएगा, क्रोमोसोम उनका सब कुछ दिखाएगा, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल उस समय मौजूद नहीं होगा। तो उसको G2 में सब कुछ प्रिपेयर करेगा, वो सारी एनर्जी चाहिए, वो सब कुछ बनाएगा ताकि एम फेज में यूज हो जाए। तो यानी G1 में जो बना वो S में यूज हो गया सारा का सारा, और जो G2 में बनेगा वो सारा M फेज में यूज होगा।
तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो हमने एस फेज में क्या क्या देखा, डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहते हैं इसको, सिंथेसिस फेज कहते हैं, पोस्ट G1 फेज कहते हैं, प्री G2 फेज कहते हैं। चेक पॉइंट इसमें एब्सेंट होता है, चेक पॉइंट नहीं होते। काइनेटोकोर सिंथेसिस अटैच भी सिंथेसिस भी होते हैं और अटैच भी होते हैं सेंट्रोमियर पे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है कहाँ, न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। सेंट्रोमियर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम का अमाउंट भी डबल हो जाता है, सिर्फ अमाउंट डबल होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें क्लियर कट पता हो गई होंगी। इसको क्यों कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज, आप समझ में आए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसको डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहते हैं। और अमाउंट गेट्स डबल। अगर मान लो ये 2 ग्राम का है तो 4 ग्राम का हो जाता है। मान लो 2C का है तो 4C हो जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है, वो वेट के अमाउंट के हिसाब से बताना चाह रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरफेस के पहला हो गया था G1, दूसरा हो गया S, अब तीसरा क्या है G2। अब G2 देखेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का। ठीक है, G2 फेज, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा G2 फेज। तो G2 फेज का लोकेशन क्या है, ठीक है, G2 फेज का क्या लोकेशन है, तो पीरियड बिटवीन, ये स्टेज बिटवीन लिख सकते हैं, पीरियड स्टेज बिटवीन या फेज बिटवीन S एंड M फेज। क्या, S एंड स्टार्ट ऑफ M फेज, इनिशियल ऑफ M फेज। क्लियर, S फेज एंड इनिशियल ऑफ M फेज। ओके, लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन फेज, क्या क्या, ये फाइनल प्रिपरेशन फेज होता है। फाइनल प्रिपरेशन फेज, फाइनल या लास्ट प्रिपरेशन ऑफ इंटरफेज। ऑल्टरनेटिव नेम क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम इनके क्या हो सकते हैं, इसको जरा हम डायग्राम बना के देखेंगे। ये डायग्राम है तो आपको पता है, ये G1 है, ये S है और ये G2 है, ये M फेज है, M फेज। तो इसके बाद इधर जाना है इसको डायरेक्शंस में, तो G2 M की तरफ, इसके हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, पोस्ट सिंथेसिस फेज। तो हम इसको कह सकते हैं पोस्ट सिंथेसिस फेज, प्री माइटोटिक फेज या प्री M फेज, प्री माइटोटिक फेज या प्री M फेज। ओके, और खुद गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। ठीक है, सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ क्या क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए में कौन सा, तीनों, mRNA, tRNA, ठीक है, mRNA, tRNA और कौन सा, sRNA। आप जानते हो MT, और क्या करते हैं, rRNA के काम क्या है, tRNA का क्या, rRNA, sRNA। तो ये तीनों के तीनों बनाते हैं sRNA, बनाते हैं ये। और उसके बाद और क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन में कौन सा, स्पिंडल या ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं, एंड अदर्स ओके। एटीपी भी बनाते हैं, एटीपी भी बनता है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का कोई काम नहीं है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का कोई काम नहीं है, आरएनए और टीपी भी बनाते हैं ये बस, और प्रोटीन बनाते हैं, सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन है क्यों, करते क्यों है, क्या करता क्या है। तो आप जानते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन ट्यूबुलर प्रोटीन जो होता है, या ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा ट्यूबुलिन होता है, बीटा ट्यूबुलिन होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक तरह के ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ये माइक्रो बॉडीज में आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन फॉर्म स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर, यानी G2 फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन इनिशिएट
इनिशिएट, ओके क्लियर। आफ्टर G2 फेज कहाँ जाता है, आफ्टर G2 फेज सेल goes into the या enter into the M phase, हमें इसके बाद M फेज पढ़ना है, तो M फेज में जाता है। आफ्टर G2 फेज कहाँ जाता है, M फेज में जाता है। तो आपको याद रखना है कि फाइनल प्रिपरेशन होता है, ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन होता है कहाँ कहाँ, S फेज और M फेज के बीच में पाया जाता है। इसके पास सेकंड चेक पॉइंट होता है, CDK 2 होता है, साइक्लिन B1 होता है, ठीक है। इसके पास चेक पॉइंट प्रेजेंट, चेक पॉइंट, सेकेंड चेक पॉइंट और CDK2 साइक्लिन B होता है, ठीक है, याद रखना चेक पॉइंट, क्लियर। अब ये मैच्योरेशन फैक्टर होता है, मैच्योरेशन फैक्टर याद रखना, मैच्योरेशन परमानेंट फैक्टर होता है, मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं इसको। ये चेक करता है मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है, मैच्योरेशन फैक्टर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो G2 फेज है वो G2 फेज में कोई भी नो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बन रहे, अमीनो एसिड नहीं बन, सिर्फ प्रोटीन बन रहा, आरएनए बन रहा और स्पिंडल फाइबर, ठीक है, एटीपी बन रहा है। प्रोटीन जो बन रहा है वो प्रोटीन आगे एम फेज के इस्तेमाल के लिए बन रहा है, ठीक है। तो सेल कंटिन्यू ग्रो एंड प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी यहाँ भी सेल यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट किया था, बड़ा होना स्टार्ट किया था, देखो इतना बड़ा हुआ था, ये लगातार बड़ा हुई होता जा रहा था, और देखो कितना यहाँ पे आके बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा होने के बाद ये थोड़ा कर्व होता चला जाएगा, इलोंगेट होता चला जाएगा, इलोंगेट होने के बाद ये ऐसे करके लास्ट में ऐसे करके फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। फिर इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी देखो यहाँ से कंटिन्यूस ग्रो यहाँ तक ग्रो किया। अब यहाँ पे इसमें चेंजेस आने लग गए न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वगैरह डिवाइड होकर के ये डिवीजन फेज है। यहाँ से भी हमें यहाँ पढ़ना बाकी है, हमारा ये वाला पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो हम उसको पढ़ेंगे। हमने सिर्फ पढ़ा कि ग्रो, यहाँ तक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इसके बाद ये न्यूक्लियस दिखेगा नहीं, देखो न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, ये शुरुआत में दिखेगा, धीरे धीरे गल के खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्रोमोसोम दिखेंगे। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि एक बार रिवीजन करते हैं G2 फेज क्या है, कि स्टेज फेज, ठीक है, स्टेज या फेज बिटवीन द एस फेज और इनिशियल फेज ऑफ एम फेज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट या फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंटर फेज होता है, इसका पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, प्री एम फेज भी कह सकते हैं, G2 फेज भी कह सकते हैं। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए बनाता है और प्रोटीन जो होता है ट्यूबुलर प्रोटीन बनाता है, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और अटैच होते हैं ये सब काइनेटोकोर पे। कहाँ अटैच होते हैं, बाद में ये जब स्टार्ट होता है एम फेज या मेटा फेज स्टार्ट होता है तो उसमें अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे, इस काइनेटोकोर पे। एटीपी चाहिए क्योंकि एम फेज को क्रोमोसोम को स्प्लिट करने के लिए, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। तो स्पीड भी एटीपी भी बना के रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सब अभी डीजनरेट होने वाले हैं, तो एटीपी बहुत सारे बना के रख लेते हैं ताकि ना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ना एटीपी बनाएगा। तो जब एम फेज स्टार्ट होता है सारे सेल ऑर्गेनेल डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी एम फेज स्टार्ट होते ही देखो अभी क्या क्या होना है, अब हम पढ़ेंगे एम फेजेस के बाद। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इनिशिएट कहाँ होता है, G2 फेज में। आफ्टर G2 फेज सेल गोज इनटू द एम फेज में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एम फेज, ओके। चेक पॉइंट होता है, मैच्योरेशन फैक्टर, यहाँ पे परमानेंट मैच्योरेशन फैक्टर बताता है, मैच्योरेशन परमानेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे G0 के बारे में थोड़ा पहले करके फिर हम एम फेज में चलते हैं। तो जैसा कि G0 फेज क्या होता है, ये NCERT में इसके बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर G1 फेल हो जाता है, वो एग्जिट हो जाता है, तो G0 में जाता है। तो व्हाट इज G0 फेज, अब हम समझेंगे G0 फेज है क्या। तो पहले उससे पहले एक पॉइंट है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिविजन्स। हार्ट सेल एग्जिबिट नहीं करता, वो G1 से फेल होकर 0 में चला जाता है, एग्जिबिट नहीं करता, तो इस तरह के फेज को ये कहाँ चला गया, G0 में चला गया। तो सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड, ध्यान सुनना है आपको, सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, अगर वो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा तो कहाँ है वो, G0 में है। कैसे, एग्जिट ऑफ G1 फेज, किसकी वजह से, G1 फेज एग्जिट होने की वजह से वो डिवाइड नहीं कर रहा। G1 फेज एग्जिट हुआ, G0 में गया।
टू इंटर कहाँ चला गया, इनटू इनएक्टिव फेज में, स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज किसे कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, यानी सिंपल सा देखा जाए कि G1 फेल हुआ और कहाँ गया, G0 में, G1 फेल होकर के G0 में। इस तरह के फेज को क्वेसेंट फेज या क्वेसेंट स्टेज या इनएक्टिव स्टेज या G0 फेज कहते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन सेल तो वर्क करते ही हैं, लेकिन डिवाइड करने की प्रॉपर्टी खो देते हैं। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लेकिन बहुत लंबे समय तक, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिंदा रहते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस लंबे समय तक जैसे नॉर्मल सेल रहता है ये रहेगा, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ये काम करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल भी कह सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन ये अलग है G0 फेज से, ध्यान से सुना। एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड में होता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, दैहिक कोष में होते हैं, डिप्लॉयड दैहिक कोष में 2n। ओके, और इन प्लांट में हैप्लॉयड में 2n में भी और n में दोनों में ही माइटोसिस होता है। क्लियर, प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में माइटोसिस होगा, माइटोटिक होगा, और एनिमल में सिर्फ 2n में माइटोटिक होगा। क्लियर, ये सेशन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा M फेज।